चलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना CRT 8 आज देखते हैं, CRT 8 का पेपर डिस्कशन। और वी राइट अवे गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का किसमें सर्जन होगा उसके बारे में पूछा गया है। ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है CH3COCOH, और ये पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज CH3CHOH, COOH। और इसके बाद जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CH3COCOH पहले इसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पहले ये एसिटल डिहाइड में चेंज होगा। CH3CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। दो मॉलिक्यूल इसके, दो इसके और दो इसके। तो फर्स्ट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। और दूसरे में क्या होता है कि एसिटल डिहाइड CH3CHO के 2NAD2H, ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और एसिटल डिहाइड विल चेंज इनटू एथिल अल्कोहल और प्लस NAD प्लस। और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो था पायरुविक एसिड में वो हमारा था डीकार्बोक्सिलेशन का। तो डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और फिर एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एंजाइम था यहाँ पर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर दिया डी, बोथ बी एंड सी। यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो फर्स्ट आंसर इज सी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये लिंक रिएक्शन है पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो दिस इज डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप। डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि यहाँ पर NAD प्लस जो होगा ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा और ये चेंज हो जाएगा NAD2H में। तो ये स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर पूछा आर नॉट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो नहीं यूज हुए हैं वो ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS में होगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये होता है, दिस स्टेप इज यूज्ड। और इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो नॉट यूज्ड इज फर्स्ट, सेकंड इज ए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ ATP कंज्यूम ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में ATP का कंजम्पशन नहीं होता है, क्रेब्स साइकिल्स में ATP प्रोड्यूस होती हैं। और एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है जहाँ पर GTP बनती है, GTP इज इक्वल टू 1 ATP। और बाकी जगह फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू है। तो टोटल 24 ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ATP कंजम्पशन
ज़ीरो है, खर्च नहीं होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है दैट इज ऑक्सीजन, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है और H2O प्रोड्यूस होगी। करेक्ट आंसर हुआ हमारा फोर्थ का सी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2NAD2H एंड 3FADH2। तो हमें पता है NAD2H दिस यील्ड्स 3 ATP 1 NAD2H जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और ऑक्सीजन जब अवेलेबल होगी, व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो ये 3 ATP प्रोड्यूस करता है। और FADH2 जो है ये 2 ATP। ये डिफरेंस जो होता है 3 ATP और 2 ATP का, दिस इज ड्यू टू शटल। एक जो है ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू, मैलेट एस्पार्टेट शटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है, और दूसरा जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जब आता है तो 3 ATP, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू जब आएगा तो 2 ATP। इस वजह से ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो 2 NAD2H दिए हुए हैं तो ये हो गए आपके 6 ATP के और इक्विवेलेंट, और 3 ये दिए हैं तो 3 भी 6 के, तो टोटल हो गए 12 ATP। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हुआ डी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक, सिट्रिक एसिड, सिसेकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ये सारे जो होते हैं ये ट्राइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एट occurs in mitochondria character ATCA starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। करेक्ट, पहला स्टेप यही होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में और वाटर के साथ मिल करके आपका सिट्रिक एसिड साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है। साइट्रेट सिंथेज एंजाइम इज यूज्ड, सही है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप तो होते हैं क्योंकि अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो बनता है ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से बनता है, और ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, इसीलिए ये 6 कार्बन है। और अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड दिस इज 5 कार्बन। और इसके बाद फिर जो सब प्रोडक्ट बनता है दैट इज सक्सेनिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पर भी हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होती है, इसीलिए ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं दीज आर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और यहाँ पर सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। NAD प्लस विल चेंज इनटू NAD2H, जैसा हमने ऊपर देखा था लिंक रिएक्शन में। तो इनकरेक्ट इज डी, 6 इज डी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी ATP विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ATP तो एक से बनता है एक NAD2H, जब लिंक रिएक्शन में हमने देखा था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऊपर, तो 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो 2 मॉलिक्यूल से होगा 2 NAD2H, और एक NAD2H देता है 3 ATP। 1 NAD2H कितने NAD 3 ATP के इक्विवेलेंट है, तो 2 NAD2H हो गए 6 ATP के इक्विवेलेंट। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 7th इज बी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस यूज होते हैं। और फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 3।
और क्रेब्स साइकिल कार्बोक्सिलेशन, रेस्पिरेटरी पाथवे, एम्फिबोलिक पाथवे सही है, कार्बोक्सिलेशन नहीं है, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर, देयर इज नो कार्बोक्सिलेशन, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो इनकरेक्ट स्टेप पूछा हुआ है, तो 8th is C. Now we move to our next question. Which of the following is 5 carbon compound of Krebs cycle? तो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा था? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में चेंज होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो 6 कार्बन कंटेनिंग से 5 कार्बन कंटेनिंग अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन Krebs cycle. इन ETS कॉम्प्लेक्स 5 इज, ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहला जो है कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम CAA3 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम AA3 को ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5th जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ATP का सिंथेसिस होगा, ATP सिंथेज जो FOF1 पार्टिकल में होता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स 5 इज, तो दिस इज ATP सिंथेटेज और ATP सिंथेज। 10th इज E. Now we see a question number 11. Which one of the following is not included in glycolysis? Glycolysis में जो सम्मिलित नहीं है, substrate level phosphorylation occurs, the end products are carbon dioxide and water, नहीं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होगा, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तब होगी। तो द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 11th इज सी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलिसिस में वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. The expressions given below shows the summary equation 1, 2 and 3. Pyruvate changes into ethyl alcohol and carbon dioxide, तो हम लोगों ने भी देखा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था, ठीक। फिर C6H12O6 प्लस NAD प्लस 2ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, 2 ATP का फायदा, 2 NADH प्लस 2H प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस। और पायरुविक एसिड देन कन्वर्टिंग इनटू 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O ATP और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया Krebs साइकिल। पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही Krebs साइकिल। एक कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन से, बाकी दो अल्फा कीटोग्लूट्रिक से पहले और एक अल्फा कीटोग्लूट्रिक के बाद, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल। पहला फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, Krebs साइकिल। तो 12th इज करेक्ट आंसर इज डी। Now we move to our next question. Question number 13. Out of 38 molecules of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the ATP production in glycolysis pyruvate to acetyl coenzyme, मतलब लिंक रिएक्शन के बारे में भी पूछा हुआ है, लिंक रिएक्शन एंड Krebs साइकिल। तो पता ही हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस में 8 बनते हैं, तो
डायरेक्ट का फायदा होता, 2 एटीपी का फायदा डायरेक्ट में, और 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो 8 एटीपी का नेट गेन होगा। पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, यहाँ पर 6, क्योंकि 2 NAD2H प्रोड्यूस होते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 24, 24 और 6, 30, 8, 38, ये हुआ 13th इज बी। Now we see our next question. Question number 14. Cytochrome C, a small protein attached to the outer surface of the inner membrane of mitochondria and which acts as a mobile carrier. तो अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस देखे थे. कॉम्प्लेक्स 1 was NADH dehydrogenase, कॉम्प्लेक्स सेकेंड was succinate dehydrogenase, और कॉम्प्लेक्स 3 था PC1 कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को जो कनेक्ट करता है ये साइटोक्रोम सी के थ्रू होता है. साइटोक्रोम सी, ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. तो साइटोक्रोम सी. तो कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. 14th इज बी. क्वेश्चन नंबर 15. टोटल इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट सिंथेसाइज पूछा हुआ है. तो सिंथेसाइज जो होती हैं वो हमारी होती हैं और इनडायरेक्ट, नॉट द डायरेक्ट. इनडायरेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होगा. कब होगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तब. और 2 NAD2H बनते हैं, 2 NAD2H, और ये जब कन्वर्ट होंगे एटीपी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो 1 NAD2H से 3 एटीपी का फायदा, तो 2 NAD2H से 6. टोटल इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज 6. अगर डायरेक्ट पूछा जाता तो डायरेक्ट हमारे 4 सिंथेसाइज होते हैं, 2 कंज्यूम होते हैं. तो अगर पूछा जाए नेट गेन डायरेक्ट के थ्रू तो वो हुआ 2. क्वेश्चन नंबर 15 is C. So now we move to question number 16. FAD acts as an electron acceptor in between. FAD बनता है, FAD प्लस इसको एक्सेप्ट करेगा और ये FADH2 में कन्वर्ट होगा. और ये आपका होता है सक्सेनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड बनता है. व्हेन सक्सेनिक एसिड चेंजेस इनटू फ्यूमरिक एसिड. और एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है. तो 16th का हमारा आंसर हुआ बी. 16th इज बी. फिर 17th. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हेन ट्राइपामेटिन इज यूज. ठीक है. 0.7 ही होता है. 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीड्स से नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. हाँ ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में जो बनते हैं वही फायदा होता है. द इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक्स ग्लाइकोलिसिस इज मैलिक एसिड. नहीं, ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल. दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये अभी हम लोगों ने देखा था लिंक रिएक्शन में. पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है, 6 कार्बन कंपाउंड. तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स अ नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. तो इनकरेक्ट पूछा हुआ, रॉन्ग. तो 17th इज सी. Now we move to question number 18. Cytochrome C oxidase complex contains. Cytochrome C oxidase में A3 और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं. तो A3 and 2 copper center. 18th is D. Now we move to question number 19, which is also formed along with ATP in glycolysis. ATP के साथ और क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में? तो ग्लाइकोलिसिस में NAD2H बनेगा.
Na-D2H, और ये Na-D2H जो होगा ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब जाएगा तो ATP बनेगी। तो 819 का करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एंजाइम फाउंड एंड अटैच टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स इज और आर एंड अटैच टू इनर मेम्ब्रेन। तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज जो हम लोग के क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्स में एक्सेप्ट वन, और वो है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है अटैच्ड। तो करेक्ट आंसर हुआ 20 का बी। इसको छोड़ करके बाकी सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्रेब्स साइकिल के, वो हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो 20th is succinic dehydrogenase and cytochrome C oxidase। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला भी आपका, क्योंकि यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल है वो तो मेंशन नहीं किया गया है। तो बी एंड सी, साइटोक्रोम सी, तो करेक्ट आंसर इज डी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है ये कहाँ पर होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following option is correct for seed dormancy? In some seed it is not controlled by external environmental conditions। हाँ, seed dormancy जो है वो कुछ में एक्सटर्नल से नहीं, इंटरनल कंडीशंस जो है उनसे रिलेटेड होती है। इट इज कंट्रोल्ड बाय कंडीशन विद इन सीड इटसेल्फ। ठीक है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर सच एज फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये सारे केमिकल्स हैं। इट इज ड्यू टू इमेच्योर एम्ब्रियोज। यस, तो ये सारे इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। दीज आर रिलेटेड टू सीड डॉर्मेंसी, ऑल ऑफ दीज। 21st इज डी। क्वेश्चन नंबर 22nd। सीड कोड बैरियर इन सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय। सीड कोड बैरियर ये मैकेनिकल मीन्स से ब्रेक किया जा सकता है, नाइफ से, सैंड पेपर से, विग्रस शेकिंग से, एज वेल एज माइक्रोबियल एक्शन, या जब एनिमल्स वगैरह सीड कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो गैस्ट्रिक एसिड जीआईटी के थ्रू जब पास होगा तो वहाँ पर एब्रेजन से। तो सीड कोड बैरियर कैन बी ब्रोकन बाय ऑल ऑफ दीज। 22nd इज डी। Question number 23rd. Which of the following option is incorrect for vernalization? Vernalization flowering due to low temperature treatment. It depends on exposure to low temperature treatment. सही है। Promotion of flowering by a period of low temperature, ये quantitatively या qualitatively कुछ plants में low temperature treatment पर depend करेगी। It is seen in biennial plants। ठीक है, it is found in sugar beet, cabbage, not parrot, it is carrot। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ डी। यहाँ पर पैरट दे दिया है। प्लांट्स रिस्पॉन्सेज टू वुंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन इज कॉज्ड बाय। तो ये एब्सिसिक एसिड जो है हमें पता है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और ये स्टोमेटल क्लोजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट की क्षमता को बढ़ाता है ये स्ट्रेस को झेलने के लिए। Which of the following is incorrect option? Auxin help to initiate rooting in stem cutting, correct है। Ethylene promotes root growth and root hair formation, correct। Indole acetic acid, indole acetic acid and indole butyric acid are artificial auxin, ये गलत है। These are natural auxin। जो artificial हैं वो हैं 2,4-D, 2,4,5-T, dichlorophenoxyacetic acid, phenoxyacetic acid, and 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid। और इसके बाद naphthalene acetic acid। These are all synthetic। So which of the following is
incorrect option. This is 25 is only fourth. 25 का करेक्ट आंसर हुआ डी. फिर क्वेश्चन नंबर 26. द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग. दिस इज वर्नलाइजेशन. ऊपर हम लोगों ने देखा भी ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग. द increased growth per unit time is termed as growth rate. ठीक है. growth is expressed in increase in cell number. ठीक. arithmetic growth rate plot a linear curve and is expressed as lt is equal to l0 plus rt. ठीक है. arithmetic growth रूट टिप वगैरह में. और geometrical growth rate curve is linear expressed as ये sigmoid curve होगा. और इसमें फेजेस होते हैं लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, फिर डेसेलेरेटिंग फेज और उसके बाद फिर स्टेडी फेज. दिस इज लैग फेज, ये लॉग फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज, ये डेसेलेरेटिंग फेज और ये स्टेडी फेज. ये हो गया आपका डेसेलेरेटिंग फेज. ये हो गया लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. और ये हो गया लैग फेज. तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या हुई? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह की ग्रोथ हो रही थी. दिस इज ज्योमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल. अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है? अरिथमेटिक ग्रोथ में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से ग्रोथ होगी. तो दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ. तो सेल्स जब डिवाइड करती तो एक डिवाइड की और उसके बाद 1 से 2 बने, उसमें से एक सेल में डिवीजन की एबिलिटी रही, दूसरे में नहीं है, परमानेंट सेल में चेंज हो गई. दूसरी फिर डिवाइड होगी तो फिर एक बढ़ जाएगी, तो 2 से 3 इस तरह की ग्रोथ. दिस इज अरिथमेटिक. तो ये लीनियर, ये गलत है. इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है. 27 इज डी. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. डेवलपमेंट इन द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है. ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय कैटाबॉलिक प्रोसेस ओनली. ये सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म होता है और उसमें भी एनाबॉलिक प्रोसेसेस मोर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो ये होना चाहिए. विच बाकी के भी देख लेते हैं. प्लांट सेल है सेल वॉल हैविंग सेलुलोज एंड प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन. ठीक है. सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, जो अभी हम लोगों ने देखा. तो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज बी. 28 इज बी. N6 porphyryl aminopurine. This is adenine derivative. और इसके अलावा काइनेटिन. These are all adenine derivative. Stress hormone abscisic acid. Abscisic acid ABA. Abscisic acid is carotenoids. Carotenoid derivative. And terpene is gibberellic acid. तो N6 porphyryl aminopurine के बारे में पूछा गया था. दिस इज एडेनिन डेरिवेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिन. जिब्रेलिन क्या है? बोल्टिंग हार्मोन. इट ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन. नहीं, ये आपका ऑक्सीजन का फंक्शन है. इट हेल्प्स ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस. ये साइटोकाइनिन का फंक्शन है. इट हेल्प्स सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन. दिस इज फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में तो करेक्ट आंसर हुआ 30 का ए. फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिन. जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगस. ठीक है. जिब्रेला फ्यूजियोकेराई से रिपोर्ट हुआ था. एंड हायर प्लांट. ठीक है. डिनोटेड एज GA1 GA2. ये जिब्रेलिक एसिड 1 2 3. ऑल जिब्रेलिन आर बेसिक. एसिड है तो बेसिक कहाँ से होगा? जिब्रेलिन प्रमोट फ्रूट ऑन ट्री लॉन्गर. एप्पल फ्रूट वगैरह का शेप प्रॉपर, इसकी वजह से ज़्यादा
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा, कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ गई इसकी। तो इसमें करेक्ट हुआ थर्ड। पूछा गया है करेक्ट फॉर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन थे 1, 2 एंड 4। सी ऑप्शन 31 is C. Now we see our next question. Question number 32. N6-phorphuryl aminopurine, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and indole 3-acetic acid IAA and 2,4-D. तो ये वाला हमें पता है सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इंडोल एसिटिक एसिड ये नेचुरल ऑक्सीजन है। और N6-phorphuryl aminopurine, this is derivative of adenine along with kinetin. तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा काइनेटिन, सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड नेचुरल ऑक्सीजन, 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 मैचिंग क्वेश्चन है ये, सो मेल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें क्रिएटिन, क्रिएटिन क्या है? दिस इज साइटोकाइनिन, ठीक है। फ्लोरिजन फ्लावरिंग हार्मोन है, हाइपोथेटिकल। IBA, दिस इज नेचुरल ऑक्सीजन। NAA, दिस इज सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हुआ 33 इज डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो अगेन है मैचिंग क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड दिस इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। एथाइलिन, एथाइलिन इज फॉर ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। साइटोकाइनिन इसका फंक्शन होगा डिलेज लीव्स साइनेसेंस ड्यू टू न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को डिले करेगा। This promotes nutrient mobilization. तो करेक्ट आंसर और ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन इज ए हर्बिसाइड, ये डाइकॉट प्लांट्स के लिए हर्बिसाइड का काम करते हैं, वाइडली यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। ए इज सेकंड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज थर्ड। ठीक। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। Match the plant hormones listed in column 1 with their major role listed in column 2. 35th. So auxin, this is for apical dominance. Question number 35th, apical dominance. Or cytokinins, this is for overcoming apical dominance, growth of lateral buds. Abscisic acid, it is C is antagonist to gibberellic acid. Ethylene, this is for fruit ripening. D is first. अपाइकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स को प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड का। एथाइलिन, दिस इज फ्रूट राइपनिंग। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A4, A is second, B is fifth, B is fifth। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। 35 is C. Now we move to question number 36. Digestive system. The duct system of liver, gallbladder and pancreas shown in the diagram. Choose the correct options. तो gallbladder से जो duct निकलती है that is cystic duct, और ये pancreatic duct pancreas से, ये इसके बाद hepatopancreatic duct, और B is duodenum। सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में खुलते हैं, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्डेड होता है।
ओपनिंग। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ए इज सिस्टिक एंड बी इज ड्यूडेनम। 36 is A. Now we see our next question. Question number 37. Which statement is correct? Salivary amylase act at pH 6.8. Correct. Lysozyme present in saliva promote infection नहीं है, antibacterial है, बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगा। तो करेक्ट, ये तो सही है। पैराइटल सेल सिक्रीट cells which secrete HCl and intrinsic factor essential for absorption of vitamin B12। ये B2 नहीं है, B12 होना चाहिए था। और इसमें पेप्टिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट ट्रिप्सिनोजन नहीं, ये पेप्सिनोजन वगैरह प्रो एंजाइम्स के लिए ट्रिप्सिनोजन वगैरह ये पैंक्रियाज से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 37 इज ए। विच वन इज पैंक्रियाटिक एंजाइम? क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 38। विच वन इज पैंक्रियाटिक एंजाइम? पेप्सिन, न्यूक्लियस, टाइलिन, एंट्रोक्राइनिन। तो पेप्सिन तो गैस्ट्रिक जूस से, टाइलिन सलाइवा से, सलाइवरी एमाइलेज कहलाता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। एंट्रोक्राइनिन ये हार्मोन है, इट्स नॉट एन एंजाइम। एंजाइम पूछा, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा, डीएनए आरएनएज। What will happen if the secretion of oxyntic cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? Oxyntic cells या parietal cells, these are meant for HCl। और दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर तो ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। इनहिबिटर को यूज करके गैस्ट्रिक ग्लैंड डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक जूस विल लैक HCl। पेप्सिनोजन जो होंगे पेप्टिक सेल से आएंगे, गैस तो वो तो आज आएगा ही, कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जन के लिए HCl जरूरी होता है। The gastric juice lack HCl, enterokinase will not be released from the duodenal mucosa, so trypsinogen not converted. Gastric juice will be deficient in chymosin, तो HCl नहीं होगा क्योंकि parietal cells are responsible for HCl secretion. So 39th is B. Now we see question number 40. If for some reason enterokinase is not secreted, this will adversely affect। एंट्रोकाइनेज का काम होता है ये सक्कस एंट्राइकस या इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है, और दिस विल कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, और उसके बाद फिर फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो एंट्रोकाइनेज not secreted, this is protein digestion in a small intestine, क्योंकि ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए जरूरी है, और ट्रिप्सिन फिर फर्दर कन्वर्ट करेगा। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 41। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ये पता है। फिर क्वेश्चन नंबर HCl इज सिक्रेटेड बाय, ये भी हो गया। पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल ऊपर देख चुके हैं हम लोग। कीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल, ये एक ही सेल के नाम है, ऑल्सो नोन एज जाइमोजेनिक सेल, और ये पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज ए प्रो एंजाइम। This will convert to pepsin the presence of HCl, HCl के presence में pepsin में convert होगा। Sucrose convert into glucose and fructose,
सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड है, और जब इसका डाइजेशन डाइसैकेराइडेज के प्रेजेंस में होगा तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो डाइपेप्टाइडेजेस नहीं, डाइपेप्टाइडेजेस तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन में जरूरत पड़ेगी। माल्टेज और लैक्टेज, ये माल्टोज और लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। तो सुक्रेज 43rd इज डी। इन विच डिजीज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, so this is vomiting 44, it is B, or vomiting center is situated at medulla. Question number 45, lacteals फैट अब्जॉर्प्शन के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो विलाई होता है उसमें लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी फिर कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और विलाई का काम क्या होगा, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और इसके ऊपर फिर माइक्रोविलाई लैक्टिल्स, so this is present in villi. Question number 46, which is principal organ for absorption of nutrients? तो nutrients का maximum absorption का small intestine में। 46 is D. Question number 47, in which disease skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigments? तो this is jaundice, पीलिया जिसको कहते हैं। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन, वाटर बॉर्न। और इसमें पिगमेंट्स जो बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, येलो कलर पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। दिस इज 47th is A. Bilirubin and biliverdin, these are bile pigments. Biliverdin is green, bilirubin is yellow, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, लिवर में सिंथेसाइज होंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो अगर लिवर की सेल्स डैमेज होंगी या इन्फेक्टेड होंगी तो इनका लेवल बढ़ जाएगा। विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट? Protein digestion is completed in stomach. There is protein digestion in the buccal cavity. pH of pancreatic juice is 6.1. Enzyme of saliva digest carbohydrate. तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं, इनकम करेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पर। देयर इज प्रोटीन डाइजेशन इन द बक्कल कैविटी, नहीं, सलाइवरी अमाइलेज है वहाँ पर। pH ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज 6.1, ये भी गलत है, ये दिस इज अराउंड 8, 7.8। एंजाइम ऑफ सलाइवा डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, या सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन जिसको कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ 48 का डी, करेक्ट पूछा हुआ है ओनली डी, 48 इज डी। नाउ 49, न्यूक्लियस एंजाइम इज नेवर ए पार्ट ऑफ विच डाइजेस्टिव एंजाइम? न्यूक्लियस जो होगा ये इसका पार्ट नहीं है। गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस, बोथ ए एंड बी। दिस एंजाइम इज नेवर पार्ट ऑफ विच डाइजेस्टिव जूस? तो गैस्ट्रिक जूस में नहीं है, सलाइवा में भी नहीं, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है ये, तो डी, बोथ ए एंड बी। न्यूक्लियस, डीएनएज एंड आरएनएज, डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के। लिपिड्स आर फाइनली डाइजेस्टेड अप टू द लेवल ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। विच डाइजेस्टिव एंजाइम? तो इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्राइकस, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्राइकस। और इंटेस्टाइनल जूस बनता किससे है? इंटेस्टाइनल जूस दो ग्लैंड से सक्रीशन से, ट्रिप्स ऑफ लेबरकुन, और ब्रूनर्स ग्लैंड के सक्रीशन से इंटेस्टाइनल जूस बनता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट? पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, गलत है, ये फंक्शनल एंजाइम है।
Trypsinogen is secreted by pancreas, correct. Sphincter of Oddi guards hepatic duct to the duodenum, hepatopancreatic duct. Colon is a part of large intestine, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट होना चाहिए था, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो करेक्ट होगा विच इज a true statement. This is B and D. 51 is D. Question number 52. Which of the following enzymes are a part of gastric juice? तो gastric juice में पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, एंट्रोगेस्ट्रॉन नहीं, gastric lipase yes, प्रोरेनिन yes. तो A, C and D. 52. 52 is B. Question number 53. Which is a wrong statement? Pancreatic juice is a complete digestive juice. Yellow conjunctiva is never a symptom of. This is a symptom of jaundice. Belching and flatulence are the symptoms of indigestion. ठीक है, digestion is physically hydrolysis. और पूछा हुआ है wrong statement. तो wrong statement हुआ B. And 53 is C. B and D. This is chemical hydrolysis. If a man eats boiled potato, the starch in it is indigestible. नहीं, starch digest हो जाएगा. Cellulose present in is digested. नहीं, cellulose का digestion नहीं होगा. It has excess of fats digested by lipase. Fats नहीं है. It has DNA digested by nuclease. तो correct ये है. Question number 55. Select what is not true of intestinal villi among followings. Not true पूछा हुआ है. They possess microvilli. They increase the surface area. They are supplied with capillaries and lacteal vessels. They only participate in digestion of fat. Not true. Microvilli present होते हैं villi और पे, और ये surface area को बढ़ाएंगे, ठीक है. They are supplied with capillaries. ब्लड कैपिलरीज और लैक्टिल वेसल्स हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है. दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. नहीं, डाइजेशन ऑफ फैट्स नहीं, कैपिलरीज वगैरह हैं, इसके थ्रू बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है. तो 55 इज डी. लैक्टिल्स फॉर फैट बट कैपिलरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो 55 इज डी. क्वेश्चन नंबर 56. The hard chewing surface of the teeth is made up of. तो hard chewing surface teeth का किससे? enamel से बना हुआ है, hardest material. In Hydra, exchange of oxygen with carbon dioxide is done by. तो जो lower invertebrates हैं जैसे पोरीफेरा हो गए, coelentrates हो गए, इन सब में किससे? एंड बॉडी सरफेस से होता है. प्लैटिहेल्मिन्थीज में भी बॉडी सरफेस. They are devoid of any respiratory system. The part is starting with the external nostril up to the terminal bronchioles. External nostril से लेकर terminal bronchioles. This is conducting part. यहाँ पे gases exchange नहीं होता है. Exchange part और respiratory part ये alveolus वगैरह. तो 58 is A. Question number 59. Expiration can only occur if the intrapulmonary pressure expiration के वक्त क्या होगा? ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी एयर जो होगी वो एक्सहेल बाहर निकलेगी. तो क्वेश्चन नंबर लेस देन द, मोर देन द. 59 इज बी. क्वेश्चन नंबर 60. By the contraction of which one the volume of the thoracic chamber increases in the dorsoventral axis. डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस स्टर्नम से ये अटैच्ड है. ये वाला जो एक्सिस हुआ दिस इज डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. और हेड से जो अब डायफ्राम की तरफ है दिस इज एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. तो ये पूछ रहे हैं डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में कौन से? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ये बढ़ाएगा आपका
एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टर्नम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये हेल्प करेंगी क्योंकि ये स्टर्नम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होती हैं, तो रिब्स के बीच में, और ये स्टर्नम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डायफ्राम डायमीटर जो होगा बढ़ जाएगा। thoracic chamber increases in the dorsoventral axis. 60 is D. Question number 61. Volume of air inspired or expired during a normal respiration. नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह ना कर रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग हो, तो ये टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml पर ब्रेथ। तो 61 is D. Now we move to our next question 62. Additional volume of air a person can expire by forcible expiration. नॉर्मली कितना 500 ml ब्रीद इन या ब्रीद आउट, और जब फोर्सबली हम एक्सपायर करेंगे तो ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, फोर्सबल एक्सपायरेशन। तो ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैन एक्सपायर बाय फोर्सबल एक्सपायरेशन। तो ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना होता है 1000 से 1100 ml। 62 is B. Now we move to question number 63. Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Can inspire. तो 63 का इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन पूछ रहे हैं, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिक्सटी थ्री tidal volume plus inspiratory reserve volume. This is inspiratory capacity. 63 is A. नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ मतलब टाइडल वॉल्यूम जो था वो पहले तो फुल होगा, फिर उसके बाद जो फोर्सबल एक्सपायरेशन है, तो इसलिए टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 64. Which statement is correct? Total lung capacities includes functional residual capacity includes ERV and residual volume, and vital capacity ERV and TV, expiratory reserve volume, expiratory capacity stored tidal volume plus, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है हमारी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल का आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचा रह जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम, वो होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बचा रह जाता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बचा रह जाएगा, तो ये होता है 1100 से 1200। और ये जो है ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद है, तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो 64 का बी करेक्ट है। 64 इज बी। क्वेश्चन नंबर 65.
विच फैक्टर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें याद रखने के लिए अपना डिसोसिएशन कर्व याद रखना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन राइट साइड में मूव करता है तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता है, और एफिनिटी बढ़ती है जब ये लेफ्ट साइड में मूव करता है। और राइट साइड में कब किन फैक्टर्स की वजह से मूव करता है? राइट साइड में जब हाई पीसीओ2 होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लो पीएच होगा, लो पीओ2 होगा। और यहाँ पर पूछ रहे हैं फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब बाइंडिंग दैट इज हाई पीएच। 65 इज सी, क्योंकि बाकी जो भी कंडीशंस होंगी वो कहाँ पर होंगी? वो टिश्यू साइड पर होंगी, बॉडी टिश्यू। और ये जो कंडीशन होगी ये एल्वियोलर साइड पे, तो 65 इज सी। फिर 66, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई? दिस 4 ml। Question number 67, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in abdominal muscles को यूज करके कर सकते हैं। On mountain climbing, respiration becomes difficult due to less oxygen, partial pressure कम होगा। This condition is compensated by the body with this mechanism. Erythropoiesis, RBC का formation बढ़ जाएगा। बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, एफिनिटी कम हो जाएगी, तो इंक्रीजिंग एरिथ्रोपोइसिस। 68 इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 69, विच वॉल्यूम हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसका है टाइडल वॉल्यूम का 500 ml है, और रेसिडुअल वॉल्यूम का 1100 से 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 1000 से 1100 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिस इज 2500 टू 2000 ml। तो मैक्सिमम पूछा हुआ है, 69 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 70, इन दिस फिगर ए रिप्रेजेंट्स। तो ये एल्वियोलर कैविटी है, एल्वियोलर सैक, और ए क्या हुआ? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू होगा, कॉकरोच में ट्रैकी के थ्रू है, फिश में गिल्स के थ्रू, लंग्स फ्रॉग में क्यूटेनियस भी है, बक्कोफेरिंजियल भी है। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू। तो 71 इज ए। मॉइस्ट स्किन डिफ्यूजन के थ्रू होता है अर्थवर्म में। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन सेल इंक्रीज व्हेन। तो रेट एंड डेप्थ जो होगी जब कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दे आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन। तो एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी या कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब। 72 इज बी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए नहीं है। 72 is B. 73, a person is suffering from wheezing due to inflammation of bronchi and dyspnea. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है इसमें, अस्थमा में। ही कंप्लेन डस्टी इन्वायरमेंट, ही में सफर फ्रॉम द डिजीज। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज अस्थमा दिया हुआ है। जॉइंडिस ये बिलिरुबिन से रिलेटेड, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी से रिलेटेड, और पैंक्रेटाइटिस पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 74, which is a correct statement? Carbonic anhydrase is only present in RBC. Oxygen is respiratory controlling power. Respiratory controlling power,
Carbaminohemoglobin is a combination of hemoglobin with CO. About 7% of carbon dioxide is carried by plasma. तो 74 में कार्बोनिक एनहाइड्रेज ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी गलत है क्योंकि मैक्सिमम प्रेजेंट है आरबीसी में, बट प्लाज्मा में थोड़ा बहुत प्रेजेंट है. ऑक्सीजन इज रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग पावर. ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, ये दे आर मेन रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग. Carbaminohemoglobin is a combination of hemoglobin with carbon dioxide, where about 7% is carried by plasma. ठीक है, 70% as bicarbonate और 23% as carbaminohemoglobin बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और 23% as carbaminohemoglobin. तो 74 correct answer is only D. 74 is D. Now we move to question number 75, which is an incorrect statement. Spirometer, इसका यूज होता है लंग कैपेसिटीज मेजर करने में. नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो ये गलत हो गया. ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर सेकेंड. पर सेकेंड नहीं है ये होना चाहिए था 500 ml पर ब्रेथ है. और रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 पर मिनट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट. तो इसलिए 6000 to 8000 ml पर मिनट होना चाहिए, नॉट पर सेकेंड. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 ml. ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है. नॉर्मली एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस. ठीक, इनहेलेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है और पैसिव प्रोसेस है. मसल्स जो है सिर्फ रिलैक्स करते हैं. तो 75 का ए और बी इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है. 75 इज ए. क्वेश्चन नंबर 76, which is an incorrect statement regarding transport of gases. Bicarbonate has no role. गलत है ये. 70% इसी से होता है. ऑक्सीजन कंडक्शन मेनली अकर्स बाय हीमोग्लोबिन. यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो 97% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑक्सीजन हैज नो रोल इन ब्रीदिंग कंट्रोल. ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और H का रोल है इसमें. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज 76 का क्या हुआ, ओनली ए. क्वेश्चन नंबर 77, विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट. PO2 इन द एल्वियोलाई. PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई कितना है, 104. PO2 of oxygenated blood 95. Expiratory reserve volume 1 liter. Tidal volume is 0.5. So A is fourth, B का third. 77 is A. A is fourth, B is third. Expiratory reserve volume 1 liter. Tidal volume is 0.5 liter या 500 ml. Which is a correct statement. PCO2 is mandatory for breathing control. Alveoli are non-elastic in nature. गलत है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज नो रोल. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है. पर स्ट्रक्चर देखा हुआ है. नेजल चैम्बर ओपन इनटू नासोफैरिंक्स एंटीरियरली. नेजल चैम्बर्स एंटीरियरली नहीं पोस्टीरियरली होगा, ये पीछे की तरफ आके खुलते हैं. एक्सटर्नल लेयर्स होगा आगे की तरफ. तो विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. PCO2 is mandatory for breathing control. 78 is D, only A. Question number 79.
In which animal transport of atmospheric air by tracheal tubes? Transport of atmospheric air by tracheal tubes. So tracheal tubes, tracheal respiratory system, cockroaches में present है 79 is B. Now we see our next question. Skin is an accessory organ of respiration in, तो ये frog में cutaneous respiration होता है इसमें. Other means of respiration is lungs के थ्रू भी है pulmonary respiration, buccopharyngeal respiration. Question number 81. Which statement is incorrect? Incorrect पूछा हुआ है. Special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusks. ठीक है, the part is starting with the external nostril up to the terminal conducting part. ठीक है, the thoracic chamber is found ventrally by the vertebral column. Vertebral column कहाँ पर है? dorsal side में. तो ये incorrect हो गया. dorsally by the होना चाहिए था. और sternum कहाँ होता है? ventral side में. तो ventrally by sternum. तो इनकरेक्ट हुआ हमारा सी. क्वेश्चन नंबर 82. द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय. अब पूछ रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय. ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है. स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है. स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या था? डिफ्यूजन बैरियर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह. तो सिंपल डिफ्यूजन 82 इज ए. Question number 83. Oxygen dissociation curve of hemoglobin is. Oxygen dissociation curve hemoglobin का अगर देखा जाए तो वो इस तरह से रहता है. sigmoid curve है. तो 83 is a percentage oxygen saturation and partial pressure of oxygen के बीच में ड्रॉ किया जाता है. The molecule of hemoglobin carries how many oxygen molecules? तो hemoglobin में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. और एक पॉलीपेप्टाइड में 1 पॉलीपेप्टाइड में एक हीम मॉलिक्यूल. एक हीम मॉलिक्यूल में एक आयरन आयन. और एक आयरन आयन जो बाइंड करता है वो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड हैं तो 4 कितने से? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो 84 is D, 4 oxygen molecules. Question number 85. Which one is a salivary enzyme? Salivary enzyme पता है हम लोगों को. टाइलिन, salivary amylase बोलते हैं. देख चुके हैं क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में. This secrete enzyme एंट्रोकाइनेज. एंट्रोकाइनेज कौन सा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंट्रोकाइनेज. यस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सक्कस एंट्राइकस. क्वेश्चन नंबर 87. विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में जिसका डाइजेशन नहीं होगा. तो सेलुलोज, फैट, प्रोटीन्स, बाकी सबका तो होगा. 87 इज ए. सेलुलोज इज एब्सेंट. ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 88. कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टर एंजाइम इज. कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा? अमाइलेज, बाइल सॉल्ट और HCl. तो कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. बाइल सॉल्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. HCl फॉर प्रोटीन के लिए पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में. लाइपेज फॉर लिपिड्स. क्वेश्चन नंबर 89. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू डियोडेनम इज गार्डेड बाय. स्टमक की ओपनिंग डियोडेनम में गार्ड होगी स्फिंक्टर ऑफ ओडी से. ओपनिंग ऑफ, अच्छा स्टमक, सॉरी स्टमक का पूछते हैं. इनटू डियोडेनम, तो दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो होगा हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट के लिए डियोडेनम में. ठीक है, तो 89 इज ए. और 90. विच वन इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कंसिडर्ड एज ब्लाइंड सैक. तो ब्लाइंड सैक सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. 90 इज सी. तो होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया. आई विश यू ऑल गुड लक. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी. ओके, बाय, टेक केयर.